हम लोग पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, और एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग थॉमसन मॉडल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल के बारे में पढ़े हैं। फिर हम लोग पढ़ रहे हैं बोर्ड्स मॉडल के बारे में। हम यहाँ पे बोर्ड्स मॉडल को डिस्कस करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स मॉडल ने ऑलरेडी ऑर्बिट को डिफाइन कर दिया, ऑर्बिट को फिक्स कर दिया। उन्होंने कहा कि व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ए definite orbit, then its energy is constant। कहने का मतलब ये है कि ड्यूरिंग revolution of electron in a fixed orbit, energy is neither emitted or absorbed by the इलेक्ट्रॉन। उन्होंने कहा कि जब भी इलेक्ट्रॉन एक डेफिनेट ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, और ड्यूरिंग इट्स रेवोल्यूशन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एमिट एनर्जी और इट कैन नॉट एब्जॉर्ब एनर्जी इज नाइदर एमिटेड और एब्जॉर्ब बाय द इलेक्ट्रॉन। एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट। दूसरा बात उन्होंने ये कहा कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, then it absorb energy, and when electron travel from higher orbit to lower orbit, then it emits energy in form of photons, उन्होंने कहा जब भी इलेक्ट्रॉन जंप करेगा लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, देन इट एब्जॉर्ब एनर्जी, और यदि इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है तो वो एनर्जी क्या करेगा, एमिट करेगा। उसके बाद बोर्ड्स मॉडल ने बताया कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिस ऑर्बिट में उसकी एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीजर मल्टीपल होगा। इलेक्ट्रॉन revolve in that orbit for which its angular momentum is integer multiple
ऑफ h/2π। उन्होंने बताया कि यदि इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो वो उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है जिस ऑर्बिट में उसकी एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीजर मल्टीपल होगा। तो वो यदि एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी यदि v है और उस ऑर्बिट का रेडियस यदि r है, तो हम लोग सर्कुलर मोशन में हम लोग पढ़े होंगे कि वहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे इक्वल टू m इंटू वी इंटू आर होगा। m क्या है? m इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v इज़ द वेलोसिटी of electron and r is the radius of the orbit in which electron is revolving। तो वहाँ से इसकी एंगुलर मोमेंटम जो हो गया वो mvr हो गया। और उन्होंने कहा कि mvr एंगुलर मोमेंटम इंटीजर मल्टीपल ऑफ h/2π होगा। n क्या है? एक इंटीजर है, n की वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। n को यहाँ पे जो 1 2 3 है इसी को हम ऑर्बिट नंबर बोलेंगे या सेल नंबर बोलेंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिट और ऑर्बिट नंबर। सो इसको हम k का नाम दे देते हैं, इसको l का नाम दे देते हैं, इसको m का नाम दे देते हैं। n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट और सेल नंबर और एनर्जी लेवल। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जहाँ पे उसकी एंगुलर मोमेंटम इंटीजर मल्टीपल ऑफ h/2π होगा। उसके बाद बोर्स ने बताया कि यदि इलेक्ट्रॉन किसी सर्कुलर ऑर्बिट में सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है, तो वहाँ पे दो फोर्स लग रहे हैं इलेक्ट्रॉन पे, एक सेंट्रीपिटल फोर्स और दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द ऑर्बिट एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड द सेंटर ऑफ द ऑर्बिट। यहाँ पे देखेंगे हम सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है जो इलेक्ट्रॉन पे एक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट लाइन में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between electron and nucleus, electrostatic force between electron and nucleus is equal to the centrifugal force due to revolution of electron। यहाँ पे ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में प्रोटो एटॉमिक नंबर इस एटम का Z है। यहाँ पे जो एटम लिए हैं हम उसका एटॉमिक नंबर Z है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटोन Z है और चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इक्वल टू पॉजिटिव Z इंटू E। और वहीं चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इक्वल टू माइनस E। अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और इसका रेडियस r है और यहाँ पे चार्ज Z इंटू E है और इस इलेक्ट्रॉन की चार्ज
ई है, नेगेटिव ई है। तो एक नेगेटिव चार्ज है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा जो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच रहा है, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। इसके चलते यहाँ पे एक और फोर्स एक्ट करेगा, डेट इज कॉल्ड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एंड डेट इज एक्टिंग आउटवर्ड द सेंटर। और यहाँ पे सेंट्रीपेटल फोर्स है, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेट इज द सेंट्रीपेटल फोर्स डेट इज इक्वल टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फॉर रेवोल्यूशन इन ए सर्कुलर पाथ। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो यहाँ पे लग रहा है डेट इज इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आर इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। यहाँ पे हम Q ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज को। यहाँ पे हम साइन, सिर्फ साइन इंडिकेट ए करता है, नेगेटिव साइन इंडिकेट ए करता है कि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। यदि रिपल्सन फोर्स रहता तो वहाँ पे पॉजिटिव साइन होता। यहाँ पे एक चार्ज नेगेटिव है और दूसरा चार्ज पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करेगा कि यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। सो यहाँ से हम Q1 का वैल्यू E ले लेंगे, डेट इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रोड, एंड Q2 की वैल्यू यहाँ पे Z इंटू E ले लेंगे। दिस इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रोड, और दिस इज द चार्ज ऑन न्यूक्लियस। K की वैल्यू यहाँ 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर K की वैल्यू हो जाती है, एंड डेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो यहाँ से हम फोर्स निकालेंगे, तो फोर्स की वैल्यू जो होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू वो हो जाएगी Q1 की वैल्यू यहाँ पे E रख देते हैं इंटू Z इंटू E डिवाइड बाई आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू हो जाएगी K Z E स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। यहाँ से हमने क्या किया, सेंट्रीपेटल फोर्स डेट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लिए। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि अब यहाँ पे देखेंगे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो होता है mv²/r। अब यहाँ पे दोनों फोर्स को हम इक्वल कर देंगे, तो यहाँ से हमारा रिलेशन आ जाएगा mv²/r इक्वल टू kZe²/r²। तो ये दूसरा रिलेशन हो गया जो बोर्स मॉडल ने बताया। बोर्स मॉडल का एक लाइन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि बोर्स मॉडल जो अपना मॉडल बनाए, बोर्स ने जो मॉडल बनाया वो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन स्पेसिस के लिए ही एप्लीकेबल है। तो एक इम्पॉर्टेंट लाइन यहाँ पे लिख लीजिएगा कि इट इज एप्लीकेबल फॉर 1 इलेक्ट्रोड स्पेसिस like hydrogen atom He plus Li2 plus Be3 plus 1 इलेक्ट्रॉन स्पेसिस के लिए ही बोर्स मॉडल एप्लीकेबल है।
अब हम लोग यहाँ पे बोर्स मॉडल के बारे में पढ़े, बोर्स मॉडल के बारे में डिस्कस किए। अब हम लोग ने अभी तक यही पढ़ा कि जो बोर्स मॉडल है वो ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, एक डेफिनिट ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जिसकी एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, और ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इट कैन नॉट एमिट द एनर्जी और एब्जॉर्ब द एनर्जी। दूसरी बात यह है कि जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जाता है तो एनर्जी को एमिट करता है, और लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाता है तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद बोर्स ने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसके लिए उसकी एंगुलर मोमेंटम इंटीजर मल्टीपल ऑफ h/2π होगी। और उन्होंने उसके बाद ये बताया कि जब इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करता है तो वहाँ पे दो फोर्स काम करते हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो अट्रैक्शन फोर्स होगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, और वो इक्वल होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। तो यहाँ से हम लोगों को दो इक्वेशन मिला। इसी दो इक्वेशन का यूज हम आगे के डेरिवेशन में करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। अब इसके लिए हम देखेंगे कि दो इक्वेशन मिला, एक है mv² इक्वल टू kZe²/r², ये इक्वेशन हम लोगों को मिला। दूसरा इक्वेशन ये था कि mvr जो एंगुलर मोमेंटम था वो इंटीजर मल्टीपल ऑफ h/2π होता था। इसी दो इक्वेशन से हम क्या करेंगे, रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि इसको हम स्क्वायर कर देते हैं, m² v² r² n² h²/4π²। इसको हम स्क्वायर करके ये वाला टर्म ला दिए, और यहाँ से v² का वैल्यू हम क्या करेंगे, इसमें लाके पुट करेंगे। यहाँ से हम v² की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। सो ये हो जाएगा kZe² डिवाइड बाई ये r से एक r कैंसिल हो गया, m इंटू r, और इसकी वैल्यू हम यहाँ से लाके इसमें आपको पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। सो यहाँ से जो मिला m² इंटू kZe² डिवाइड बाई m इंटू r, और यहाँ से फिर r² है, और यहाँ से n² h²/4π² यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब यहाँ से हम एक m से कैंसिल कर देंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, और इधर कुछ कैंसिल होने वाला नहीं है। तो यहाँ से हम r की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एक r बचा हुआ है, दैट इज द रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट, और दिस इज इक्वल टू n² h² डिवाइड बाई 4π² m इंटू kZe²। ये हमारा एक्सप्रेशन यहाँ से आ गया, डेट इज r इज द रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट। सो यहाँ से r की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से देख रहे हैं कि h² 4π² m इंटू ke², और यहाँ पे बच रहा है जो n²/z। n इज़ द ऑर्बिट नंबर और नंबर ऑफ ऑर्बिट, z इज़ द एटॉमिक नंबर। जिस एटम के लिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उसका हम nth ऑर्बिट का रेडियस निकाल रहे हैं, डेट इज़ द r। अब यहाँ पे हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया, h की वैल्यू हमको पता है, h इज़ द प्लैंक्स कांस्टेंट, और h की वैल्यू जो होती है वो 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड होता है। पाई की वैल्यू जो है वो 3.14 है। m की वैल्यू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको पता है कि ये होता है 9.1 × 10⁻31 kg, और यहाँ पे k की वैल्यू हम देख चुके हैं, डेट इज़ द 9 ×
9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और उसके बाद E की वैल्यू हमको पता है, चार्ज की वैल्यू ए होता है 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम। अब सभी का वैल्यू जब यहाँ पे हम पुट करेंगे तो यहाँ से हम रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट ऑफ द इन द एटम हैविंग एटॉमिक नंबर Z इक्वल टू गिवन बाई R एंड R इक्वल टू ये वैल्यू पुट करेंगे तो ए इसका आ जाएगा 0.529 इंटू n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रम। यहाँ से n स्क्वायर बाई जेड हो गया और इसकी वैल्यू सब वैल्यू पुट करेंगे तो हम इसको एंगस्ट्रम में लिख रहे हैं R इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रम। यहाँ से इसका रिजल्ट आ गया। तो R इज़ द रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट एंड Z इज़ द एटॉमिक नंबर, n इज़ द ऑर्बिट नंबर। और यहाँ से m जो था, m इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। m क्या है यहाँ से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ से हमने रेडियस की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब रेडियस से हम किसी nth और किसी एटम के लिए जो जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो, जैसे में बेरिलियम Be3+ हो गया, Li2+ हो गया, He+ हो गया, हाइड्रोजन एटम हो गया, तो उसके लिए हम एटॉमिक नंबर यहाँ पे यूज करेंगे। और n इज़ द ऑर्बिट नंबर, जिस ऑर्बिट का हमको रेडियस फाइंड आउट करना है उसकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ से हमने क्या किया, रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट कैलकुलेट कर ली, उसका एक्सप्रेशन देख लिया यहाँ से। अब यहाँ पे हम देखेंगे अब यहाँ पे हम देखेंगे R इक्वल टू हमने कैलकुलेट किया 529 इंटू n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। सो यहाँ से हमको पता चल रहा है कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई जेड, कहने का मतलब R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। यदि n को हम इंक्रीज करेंगे मतलब ऑर्बिट नंबर इंक्रीज करेंगे, यदि हम सेल नंबर इंक्रीज करेंगे तो रेडियस भी बढ़ेगा। और एटॉमिक नंबर हम यदि इंक्रीज करते हैं तो रेडियस क्या होगा, घटेगा। सो n यदि हम इंक्रीज करेंगे यहाँ से तो रेडियस क्या होगा, इंक्रीज होगा। और R जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू Z है, यदि हम Z को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे तो रेडियस यहाँ से घटेगा। ये रिलेशन हम लोग देख रहे हैं यहाँ से। और यदि मान लीजिए कि दो रेडियस के बीच में हम लोग को कंपेयर करना है, दो रेडियस के बीच में हमको रेशियो निकालना है उसका, तो R1 बाई R2 यहाँ के लिए N1 स्क्वायर बाई Z1 इंटू Z2 बाई N2 स्क्वायर, ये आपका रिलेशन यहाँ से आ जाएगा। यदि दो रेडियस के बारे में हमको रेशियो निकालना है उसका, तो यहाँ से हम ये रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इस रिलेशन से हम दो रेडियस का रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन ये है कि फाइंड रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। सिंपल सा क्वेश्चन है, हाइड्रोजन एटम। सो यहाँ से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। R जो है दिस इज़ 0.529 इंटू n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। अब यहाँ के लिए 0.529, n की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है सेकेंड ऑर्बिट, सो इंटू 2 स्क्वायर, और जेड की वैल्यू हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू यहाँ पे 1 रख लेंगे। सो दिस विल बी 0.529 इंटू 4 एंगस्ट्रॉम। ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से। सो यहाँ से हम सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस फॉर हाइड्रोजन एटम कैलकुलेट कर लिए। दूसरा अगर क्वेश्चन पूछेगा कि फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट of Li2+ and fourth orbit
ऑफ B3+। अब यहाँ पे हमको रेशियो फाइंड आउट करना है। पहला जो एटम दिया हुआ है वो Li2+ दिया हुआ है, जिसके थर्ड ऑर्बिट का रेडियस फाइंड आउट करना है, और दूसरा दिया हुआ है आपको B3+ का, जिसका फोर्थ ऑर्बिट का रेडियस निकालना है। दूसरा का दोनों का क्या करना है, हमको रेशियो फाइंड आउट करना है। तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम सिर्फ रेशियो निकालेंगे। सो यहाँ पे डेट इज द R1 डिवाइड बाई R2। ये R1 इज द रेडियस ऑफ द लिथियम है और R2 रेडियस ऑफ द B3+ है। सो यहाँ से हम लोग ये वाला रिलेशन लिखेंगे, N1 स्क्वायर डिवाइड बाई Z1 इंटू N2 स्क्वायर, और यहाँ पे हम लोग Z2 लिख देंगे। यहाँ के लिए थर्ड ऑर्बिट है, मतलब N1 इक्वल टू यहाँ पे 3 है, और Z1 जो है वो लिथियम के लिए भी 3 हो जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे N2 जो है डेट इज द इक्वल टू 4, और यहाँ पे Z2 जो है वो आपको 4 हो जाएगा यहाँ पे। सो दिस वैल्यू N1 स्क्वायर 3 स्क्वायर डिवाइड बाई Z1 की वैल्यू 3 है इंटू Z2 है 4 डिवाइड बाई N2 स्क्वायर डेट इज द 4 स्क्वायर। सो यहाँ से दिस इज द 9 डिवाइड बाई 3 4 डिवाइड बाई 16। सो यहाँ से ये हो गया 3 और ये हो गया यहाँ पे 4, 3/4 ये आपका रेशियो हो जाएगा। सो आंसर इज 3:4, 3:4 आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा। सो हम लोगों ने यहाँ पे रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट के बारे में पढ़ा। रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z एटॉमिक नंबर। सो यहाँ से हम लोग रेडियस फाइंड आउट कर लिए। अब यहाँ पे देखेंगे हम n इक्वल टू यदि 1 है तो इसको हम बोलेंगे ग्राउंड स्टेट, और इसका हो जाएगा फर्स्ट ऑर्बिट, और इसको हम बोल सकते हैं फर्स्ट सेल, और हम इसको बोल सकते हैं फर्स्ट एनर्जी लेवल। n इक्वल टू यदि 2 है तो इसको हम बोल सकते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और इसको बोल सकते हैं सेकेंड ऑर्बिट, और इसका बोल सकते हैं सेकेंड सेल, और इसको बोल सकते हैं सेकेंड एनर्जी लेवल। यदि n इक्वल टू 3 है तो इसको हम सेकेंड एक्साइटेड स्टेट और थर्ड ऑर्बिट और थर्ड सेल और थर्ड एनर्जी लेवल का नाम दे सकते हैं। तो यदि ग्राउंड स्टेट दिया तो n इक्वल टू 1, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट दिया तो n इक्वल टू 2, और यदि n इक्वल टू 3 दिया तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। यदि ऐसा क्वेश्चन में मिले तो हमको उसका ऑर्बिट नंबर a समझना है यहाँ से, ठीक है। तो इसका सेल का डिफरेंट, ऑर्बिट का डिफरेंट नाम हो सकता है, इस तरह से जो क्वेश्चन में आते रहते हैं।
अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑफ द nth ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। हमने रेडियस फाइंड आउट कर लिया और वेलोसिटी का एक्सप्रेशन यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ से हम लोग देख चुके हैं कि mvr इक्वल टू nh बाई 2 पाई, mvr इक्वल टू nh बाई 2 पाई। हम क्या करेंगे, ऑलरेडी यहाँ पे रेडियस फाइंड आउट कर चुके हैं, रेडियस का एक्सप्रेशन, और वो था n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर m इंटू के जे डी स्क्वायर। ये रेडियस का एक्सप्रेशन हमने फाइंड आउट किया था। अब इस रेडियस का जो एक्सप्रेशन है हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू इसका पुट कर देंगे। सो यहाँ से m इंटू वी इंटू आर n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m के जे डी स्क्वायर इक्वल टू एन एच डिवाइड बाई 2 पाई। सो यहाँ से r की वैल्यू n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर m के जे डी स्क्वायर इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई यहाँ पे रख दिया। और यहाँ से हम क्या करेंगे, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करेंगे यहाँ से। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बच जाएगा इधर, m से m कैंसिल हो गया यहाँ पे, और यहाँ से हम वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेंगे। सो वेलोसिटी यहाँ से इक्वल टू 2 पाई के जे डी स्क्वायर 2 पाई के जे डी स्क्वायर डिवाइड बाई n इंटू एच यहाँ से हो गया। सो यहाँ से हमको मिला वेलोसिटी इक्वल टू 2 पाई के ई स्क्वायर डिवाइड बाई एच, और यहाँ पे हमको बच गया जेड बाई एन। सो यहाँ से फिर हम पाई का वैल्यू रखेंगे, पाई का वैल्यू 3.14, के की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ई की वैल्यू 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। तो यहाँ से हम एक वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और v इक्वल टू हो जाएगा 2.188 इंटू 10 टू द पावर 6 जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन यहाँ से हम क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। अब यहाँ से देख क्या रहे हैं हम कि वेलोसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, एटॉमिक नंबर, और वेलोसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n। कहने का मतलब ये है कि यदि हम z बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी, और यदि हम n बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी घटेगी। सो ये आपका वेलोसिटी का रिलेशन है विथ रेस्पेक्ट टू द एटॉमिक नंबर एंड ऑर्बिट नंबर और नंबर ऑफ द ऑर्बिट। और ये दो वेलोसिटी का रेशियो फाइंड आउट करना है, v1 डिवाइड बाई v2। तो यहाँ से हम z1 बाई n1 इंटू n2 बाई z2, ये रिलेशन हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, अभी वेलोसिटी का कैलकुलेशन किया, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन देखा, जो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द nth ऑर्बिट ऑफ एन सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम हैविंग एटॉमिक नंबर z। So this is the expression of velocity.
अब यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन revolving in first excited state in He plus तो पहला तो देखेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मीन्स n इक्वल टू 2 और यहाँ पे He प्लस है, इसीलिए इसकी z की वैल्यू हमने 2 रख दी। z की वैल्यू 2 यहाँ पे हमने रख दी। अब यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू 2.188 इंटू 10⁶ इंटू z/n मीटर पर सेकेंड। So this is equal to 2.188 into 10⁶ into 2/2 and that is equal to 2.188 into 10⁶ मीटर पर सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने फार्मूला में डायरेक्ट उसका वैल्यू रख दिया और यहाँ से हमने वेलोसिटी को फाइंड आउट कर दिया। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि फाइंड द रेशियो of velocity, find the ratio of velocities of two electrons. One is revolving in third orbit of He plus and second is revolving in fourth orbit of B3 plus, fourth orbit of B3 plus। सो यहाँ से हम देख रहे हैं क्या कि जो n1 की वैल्यू है वो 3 है और z1 की जो वैल्यू है वो He प्लस के लिए 2 हो गया, n2 यहाँ पे 4 है और z2 आपका 4 है। सो v1/v2 इक्वल टू z1/n1 इंटू n2/z2। सो यहाँ से वैल्यू हम पुट करेंगे 2/3 इंटू 4/4। सो दिस इज इक्वल टू 2/3। सो आंसर इज 2:3। आंसर इज 2:3 विल बी करेक्ट आंसर। सो यहाँ से हम लोग देखा कि वेलोसिटी पे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। सो हमने कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी पढ़ लिया इन द nth ऑर्बिट ऑफ द बोर्ड्स, nth ऑर्बिट ऑफ द एटम हैविंग एटॉमिक नंबर z। सो इस तरह से हम वेलोसिटी का कैलकुलेशन यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनर्जी के कैलकुलेशन के बारे में। वहाँ पे देखेंगे हम टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एंड प्लस काइनेटिक एनर्जी। पहले काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन देखेंगे, फिर पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन देखेंगे, फिर हम टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन देखेंगे और तीनों में हम रिलेशन देखेंगे कि तीनों में क्या रिलेशन है। फिर फाइनल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है वो हम लोग लिखेंगे और वहाँ से फाइनल एनर्जी का कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। सो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे करने जा रहे हैं।
कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। अब यहाँ एनर्जी का मतलब है टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पे टोटल एनर्जी को हम यहाँ से E से रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ पे देखेंगे टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इसको E से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको KE से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको PE से इंडिकेट करेंगे। अब यहाँ पे पहले काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करेंगे। काइनेटिक एनर्जी तो कहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। m इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड v इज़ द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो यदि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको पता है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको पता है, तो हाफ mv² करेंगे तो हमको काइनेटिक एनर्जी वहाँ से मिल जाएगी। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। सो यहाँ से हम लोग बोर्स मॉडल से एक एक्सप्रेशन पढ़े हैं कि mv² r इक्वल टू kZe²/r²। अब यहाँ से mv² का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। सो काइनेटिक एनर्जी यहाँ से हो जाएगा हाफ, यहाँ से हो गया mv² इक्वल टू kZe²/r। सो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv² और हाफ mv² क्या हो गया kZe²/r। सो यहाँ पे इसकी वैल्यू हम रख देंगे kZe²/r। तो यहाँ से हमको क्या मिला, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आपको मिल गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाफ kZe²/r। अब यहाँ पे देखेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देखेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी के हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि डेट इज इक्वल टू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई R। हम पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे एक्सप्रेस करेंगे जहाँ पे Q1 क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस E। Q2 क्या है, यहाँ पे Z इंटू E और R इज़ द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो माइनस kZ इंटू E²/r यहाँ से हो गया। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ kZe²/r। अब यहाँ से हम देख क्या रहे हैं कि ये तो नेगेटिव साइन है, इसका नेगेटिव में है। यदि हम R को इंक्रीज कर रहे हैं, तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी, यदि R को हम इंक्रीज करेंगे तो इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी, लेकिन ये नेगेटिव में डिक्रीज हो रही है, इसीलिए हम बोलेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी इसकी बढ़ रही है। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है मतलब स्टेबिलिटी जो है वो आपको डिक्रीज हो रही है। मैंने बोला कि यदि रेडियस ऑफ द ऑर्बिट यदि हम इंक्रीज करेंगे तो ये वाला वैल्यू डिक्रीज होगी, लेकिन ये नेगेटिव में डिक्रीज हो रही है। अब नेगेटिव में डिक्रीज होना मतलब इंक्रीज होना। सो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और पोटेंशियल एनर्जी यदि इंक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, उसकी डिक्रीज होगी। सो यहाँ से ये रिलेशन हमको मिला, पोटेंशियल इक्वल टू kZe²/r। अब यहाँ से हम देख क्या रहे हैं कि हमने फाइंड आउट कर लिया काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन और पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन। और इसमें हम लोग ये भी देखा कि रेडियस यदि इंक्रीज हो रहा है तो ए वाला वैल्यू डिक्रीज होगा, ए वाला वैल्यू डिक्रीज होगा, लेकिन नेगेटिव लगा हुआ है तो नेगेटिव में डिक्रीज होगा। नेगेटिव में डिक्रीज होना मतलब इंक्रीज होना। यदि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी उस इलेक्ट्रॉन की घटेगी।
अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि टोटल एनर्जी जिसको हमने E लिखा था, सो E इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एंड E इक्वल टू के हाफ ऑफ के जेड ई स्क्वायर बाई आर प्लस माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर, ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है। दोनों को सम करेंगे तो आपको टोटल एनर्जी जो आएगी वो हो जाएगी माइनस हाफ के जेड ई स्क्वायर बाई आर। सो टोटल एनर्जी की ये एक्सप्रेशन हो गई, टोटल एनर्जी की ये एक्सप्रेशन हो गई। अब हम लोग देखें क्या यहाँ से कि ये टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन है जो नेगेटिव में है, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है जो नेगेटिव में है, काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है वो पॉजिटिव में है। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का जो रेशियो है वो है -1/1, डेट इज द टोटल एनर्जी नेगेटिव में हो गया इसलिए -1 आ गया। और यदि हम देखें काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का तो ये जाएगा -12, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड जो है वो ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। और यदि टोटल एनर्जी डिवाइड बाई पोटेंशियल एनर्जी देखें तो ये हो जाएगा हाफ। सो ये रेशियो आपका तीनों में निकल गया। यहाँ पे टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में है और काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव में है। यदि इसका मॉड ले लेंगे तो 1 होगा, इसका मॉड ले लेंगे तो हाफ होगा और इसका मॉड ले लेंगे तो हाफ ही होगा। सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी इन देयर एब्सोल्यूट वैल्यू। काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड और टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो यहाँ से हम इसका रेशियो यहाँ से हम देख रहे हैं कि तीनों में एक दूसरे में क्या रिलेशन है। अब हम लोग आएंगे कि टोटल एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन का हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट किए उसका जो एक्सप्रेशन होगा प्लैंक्स कांस्टेंट के टर्म में, NH के टर्म में, तो उस एक्सप्रेशन पे आएंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो रेडियस का वैल्यू कैलकुलेट किए थे वो रेडियस का वैल्यू हम यहाँ पे टोटल एनर्जी में वैल्यू पुट कर देंगे और फिर E की वैल्यू वहाँ से कैलकुलेट करेंगे। E की वैल्यू जो है वो -12 के जेड ई स्क्वायर बाई आर है। और R की वैल्यू जो हमने एक्सप्रेशन कैलकुलेट किया था वो था n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम के इंटू जेड ई स्क्वायर। हमने रेडियस का जो एक्सप्रेशन कैलकुलेट किया था वो ये था। अब इसी रेडियस का जो एक्सप्रेशन था हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे और फिर एनर्जी का कैलकुलेशन यहाँ से फाइंड आउट करेंगे हम लोग। E इक्वल टू -12 के जेड ई स्क्वायर, R की वैल्यू जो है n स्क्वायर h स्क्वायर इंटू और यहाँ पे रख देंगे वैल्यू 4 पाई स्क्वायर एम के इंटू जेड ई स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ से वैल्यू हम निकालने की यहाँ से कोशिश करेंगे। सो ये वैल्यू हो जाएगी 2 नेगेटिव के स्क्वायर ई टू द पावर 4 यहाँ पे 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर ई टू द पावर 4। उसके बाद यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है और नीचे में यहाँ पे h स्क्वायर का वैल्यू 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर ई टू द पावर 4 m यहाँ से z इंटू जेड स्क्वायर और यहाँ से n ए प्लैंक्स कांस्टेंट है, यहाँ से n स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से इसकी वैल्यू, सबकी वैल्यू हम पुट करेंगे। सो A आ जाएगा इसकी वैल्यू। अब यहाँ पे एनर्जी का ये एक्सप्रेशन आ गया। अब सबकी वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। पाई इक्वल टू 3.14, के इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 1.602 मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड H की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। पाई इक्वल टू 3.14, के इक्वल टू 9 इंटू
10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। m की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻31 kg और h की जो वैल्यू है e की वैल्यू जो है 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम्ब। h की जो वैल्यू है वो 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। सो इस तरह से सभी जो यहाँ पे कांस्टेंट है उसका वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे तो हम लोग यहाँ से एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकेंगे और ये आएगा -13.6 इंटू Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ए इसका यूनिट आ जाएगा। E इक्वल टू -13.6 इंटू Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। सो यहाँ से इसका जो यूनिट हुआ इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में आ गया। सो यहाँ से हम फाइनल टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन हम फाइंड आउट कर लिए और Z इज़ द एटॉमिक नंबर, N इज़ द ऑर्बिट नंबर। यहाँ से हमने क्या किया, कैलकुलेट कर लिया। सो जैसे में क्वेश्चन है फाइंड द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ Li2+। सो यहाँ से n की वैल्यू क्या हो गई, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट कहने का मतलब है कि n इक्वल टू 3 और Z की वैल्यू यहाँ पे Li2+ है तो Li लिथियम के लिए Z की वैल्यू 3 हो गई। सो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे E इक्वल टू -13.6 इंटू 3² डिवाइड बाई 3² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। दिस इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा। यदि यहाँ से हमने एनर्जी का कैलकुलेशन किया, एनर्जी का एक्सप्रेशन किया, दैट इज -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब हम लोग रेशियो निकालना चाह रहे हैं यदि दो एनर्जी का। सो यहाँ से E1/E2 यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Z²/n² का, मतलब मैग्नीट्यूड होगा Z²/n² का। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं यदि कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -Z², मतलब Z यदि Z बढ़ेगा तो E यहाँ पे घटेगा, मतलब ये Z बढ़ेगा मतलब नेगेटिव में बढ़ना मतलब एनर्जी घटना। और दूसरा है -1/n²। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि n यदि बढ़ेगा तो n बढ़ेगा मतलब ये घटेगा, लेकिन नेगेटिव में घट रहा है इसलिए एनर्जी भी क्या होगा, बढ़ेगा। सो n बढ़ने के साथ साथ यहाँ पे एनर्जी बढ़ेगा। एनर्जी बढ़ने का मतलब ये है कि n का वैल्यू यदि बढ़ाएंगे तो ये वाला घटेगा, लेकिन नेगेटिव में घट रहा है, नेगेटिव में घटने का मतलब है बढ़ना। सो ये भी ज़्यादा होगा यहाँ पे। सो ये रिलेशन है। अगर यहाँ से हम देखेंगे E1/E2, सो ये हो जाएगा आपको Z1²/n1² इंटू n2²/Z2²। सो ये यहाँ से हमको रिलेशन यहाँ से निकल जाएगा।
अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि इफ़ एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग in third excited state of He plus, then find, पहला क्वेश्चन ये है टोटल एनर्जी of the electron that is the value of E. Second question kinetic energy, and third question its potential energy. सो ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम पहले टोटल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। टोटल एनर्जी का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे और वहाँ पे उसका वैल्यू पुट करेंगे। सो E इक्वल टू -13.6 इंटू Z²/n²। यहाँ पे Z की वैल्यू 2 हो गई और n की वैल्यू आपको थर्ड एक्साइटेड स्टेट है। थर्ड एक्साइटेड स्टेट मीन्स 4, n इक्वल टू 4। सो E इक्वल टू -13.6 इंटू Z की वैल्यू 2² सो यहाँ से -13.6 इंटू 1/4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये टोटल एनर्जी आ गया। दूसरा में हमको फाइंड आउट करना था काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज द व्हाट? मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी that is the 13.6 into 1/4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। और थर्ड में पोटेंशियल एनर्जी क्या था? ट्वाइस ऑफ 2 इंटू टोटल एनर्जी that is 2 इंटू -13.6 इंटू /4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम that is equal to -13.6 डिवाइड बाई 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो यहाँ से पहले हम टोटल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे और टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। और पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी का ट्वाइस होता है। पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी नेगेटिव साइन होता है, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव साइन होता है। तो इस तरह से हमने एनर्जी के बारे में पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है यदि वो nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है और उस एटम का एटॉमिक नंबर Z है। तो हमने एनर्जी का कैलकुलेशन यहाँ से सीखा कि एनर्जी का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। थैंक यू वेरी मच।